तो कल हम लोग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक एस्टिमेटर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, मतलब CDF का एस्टिमेटर है। तो यहाँ पे CDF एक अननोन क्वांटिटी है जिसका एस्टिमेटर एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो कि हमने कल डिस्कस किया। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए एंड इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। इसी एम्पिरिकल फंक्शन पे डायरेक्टली बेस्ड है कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट। जैसे ये वर्ड एक यूज है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये क्या होता है ना। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और ये सब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट, कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन, ना स्पेशली काई स्क्वायर टेस्ट और कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट, ये कुछ स्पेशल टाइप के गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। क्या इसका मतलब है? तो कल हमने ना डिफाइन किया था एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एन हैट या जस्ट एफ एन एक्स। ये कुछ ऐसा था, 1/n समेसन इंडिकेटर फंक्शन ओवर एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना। ये है, इसी पे लिख लो इंडिकेटर फंक्शन पूरा इसका। तो ऐसा है ना, यही था 0 when x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, i upon n when x is between ith order statistics and I plus 1th order statistic and 1 when x is more than nth order statistic। ठीक है, ये था जहाँ पे i जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो i की वैल्यू जो यहाँ पे होगी 1 2 अप टू n-1 तक ना, क्योंकि n-1 रखेंगे तो n तो यहाँ ही गया। तो ये i की वैल्यूज़ यहाँ पे है, सो जो यूज़ हो रहा है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, मैं बात कर रहा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है। तो ये जो है तो क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे पैरामीटर की बात नहीं करेंगे, जो ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले अननोन पैरामीटर होता था, अब अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है अभी, ठीक है। सो जैसे कल भी मैंने लिखा था कि जैसे x1 x2 xn, ये जो है एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF f, वेयर f इज अननोन CDF, है ना। ये है अननोन CDF है। अब होगा क्या, मान लो ये जैसे मैं बोल रहा हूँ रैंडम सैंपल है। अब मुझे अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है कि जैसे x1 x2 x3 x4 xn की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से आया। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस कहता है कि जो हमने डेटा देखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि अच्छा ये जो नंबर्स हैं, एग्जांपल के लिए मान लो 10 नंबर लिख दे। अब मुझे टेस्ट करना है कि जो 10 नंबर्स हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। तो ये हमें टेस्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस केस में हम लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज करते हैं कि जैसे मान लो ऐसा है कि लेट f0 बी अ नॉन CDF। नॉन CDF का मतलब हो गया कि मान लो मैं बोल रहा हूँ f0, जैसे वहां पे थीटा नॉट लेते थे, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो थीटा नॉट क्या होता था, कोई फिक्स नंबर होता था। थीटा एक पैरामीटर है, नॉन पैरामीटर, तो हम लोग h0 लेते थे, थीटा इज इक्वल टू। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे h0 है, f इज इक्वल टू f0 अगेंस्ट h1 है, f इज नॉट f0। मतलब हम ये टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे f जो है अननोन CDF है, हमें पता नहीं कि वो CDF है, किस डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है। तो जैसे अगर मुझे टेस्ट करना है कि क्या वो CDF नॉर्मल 0-1 का है, मतलब जो डेटा मुझे दे रखा है, जो हमारे पास n नंबर्स है मेरे पास, मुझे टेस्ट करना वो n नंबर जो है किस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। तो उसका CDF f जैसे नाम दिया हुआ है। तो जैसे f0 हम फिक्स कर सकते हैं कि f0 यूनिफॉर्म 0-1 का CDF है। तो हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो जो हम अननोन CDF है वो क्या, अभी के लिए मान लो f0 यूनिफॉर्म 0-1 का CDF है मान लेते हैं। तो हम ये टेस्ट करेंगे वो जो डेटा है क्या वो यूनिफॉर्म 0-1 है या यूनिफॉर्म 0-1 नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जहां पे हम ये टेस्ट करते हैं
कि जो डेटा पॉइंट्स मेरे पास है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिट होगा, या विच डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फॉर फिटिंग ऑफ दैट डेटा, तो वो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, सिंपल। तो इसका नाम है, यही हम टेस्ट करते हैं। तो कि सिंपली हमें, हमारे पास कोई नोन सीडीएफ है, अब मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये जो अननोन सीडीएफ है वो सीडीएफ एफ नॉट है या एफ नॉट नहीं है, तो ये हमें टेस्ट करना है इसमें, ठीक है। तो ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब है। और इसके बहुत सारे टेक्निक्स है। अगर आप जैसे मेरे अगर पेपर्स पढ़ोगे, मैंने भी बहुत सारे यूज़ किए, अगर आप मेरे रिसर्च पेपर देखोगे तो जैसे हमने सिमेट्री टेस्ट किया हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे टेस्ट है। अभी ज्वाइन किया मैंने। जी जी, और एक बार बता दीजिए। कुछ नहीं, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन, बस ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का क्या मतलब है? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब है कि मेरे पास कोई एक रैंडम सैंपल है जिसका अननोन सीडीएफ एफ है, और एक मेरे पास कोई नोन सीडीएफ है। अब मुझे टेस्ट करना है कि वो जो डेटा है या वो जो सीडीएफ है वो एफ नॉट है या नहीं है, ये मतलब है। मतलब दैट डेटा इज गुड फिट फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, ये सिंपल मीनिंग है। मैथमेटिकली बुक में यही डेफिनेशन लिखा होगा, इसी को बस मतलब वर्ड में लिख दिया होगा, ये है। इसमें तो फिर हमेशा वो जो टू टेल टेस्ट होता है वही होगा। हाँ, इसमें नहीं, जरूरी नहीं है टू टेल टेस्ट होगा, वो पैरामेट्रिक में होता था, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जैसे कोलमोग्रो में स्पिनो टेस्ट है, बताइए टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है? काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट और कोलमोग्रो स्पिनो टेस्ट दोनों यही इसी को टेस्ट करता है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे टू टेल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वन टेल भी हो सकता है। हाँ, वन टेल भी हो सकता है, वन टेल है, वन टेल लेंगे हम लोग। नहीं नहीं, H1 नॉट इक्वल्स टू वो पैरामेट्रिक में होता है, जो आप जानते हो, वो पैरामेट्रिक इन्फेरेंस का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो वो जो पैरामेट्रिक टेस्ट में था कि थीटा के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा था, टू साइडेड टेस्ट था। नॉट इक्वल्स टू होने से उसमें हाँ, वहां पे वो पैरामेट्रिक इन्फेरेंस में नॉट इक्वल टू होने से टू साइडेड क्रिटिकल रीजन आता था, लेकिन ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो यहाँ पे वन साइडेड टेस्ट ही हम कंसिडर करेंगे इनफैक्ट, है ना। कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का एक, अभी मैं ये डिस्कस करता हूँ, फिर हम ये डिस्कस करेंगे, आज ये दो टेस्ट डिस्कस करेंगे। सो है ना, काई स्क्वायर पैरामेट्रिक टेस्ट भी है ना। तो ये हम अब आज जो डिस्कस करेंगे वो काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे। काई स्क्वायर पैरामेट्रिक टेस्ट भी, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है जो आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट तो यहाँ से सभी यहीं से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट है ये कहीं ना कहीं एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड है, तो कंटिन्यूटी में हो जाएगा, ये है। है ना, कहीं कहीं आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है कोलमोग्रोव स्पिनो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जैसे लिखा ना, कुछ बुक में आप देखोगे यहाँ लिखा रहेगा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो उसमें करते क्या है, वही चीज़ है कि लाइक हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, लेट x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन दिस, है ना, f लिया अभी हमने, और वेयर f इज अननोन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये मान लिया, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस CDF। अब मैंने कहा कि एफ नॉट कोई नोन है ना, सो लेट एफ नॉट बी नोन, जैसे वहां होता था ना कि थीटा इज 1 थीटा इज 0, तो मतलब वहां पे लेते थे, वैसे ही अब एफ नॉट है कि एफ नॉट CDF है यूनिफॉर्म 0 1 का, या नॉर्मल 0 1 का, या एक्सपोनेंशियल का, है ना, इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लो आप। तो एफ नॉट इज नोन CDF। अब आपको क्या टेस्ट करना है, तो जो एच नॉट है ये है, एफ जो है वो एफ नॉट के इक्वल है अगेंस्ट H1 है, एफ इज नॉट इक्वल टू एफ नॉट, ये CDF है ना। तो यहाँ मोर देन लेस देन का वो कोई चक्कर नहीं है कि CDF उससे बड़ा छोटा होगा, है ना। या तो कहने का मतलब है, या तो डेटा, अभी मैं बोल दूँ एग्जाम्पल के लिए कि एफ नॉट जो है वो यूनिफॉर्म 0 1 का CDF है,
तो वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्म 0 1 है या नहीं है, ये चेक करना है हमें, क्योंकि वहां पे थीटा होता था, थीटा है तो 1 है या 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो वहां पे पैरामीट्रिक में ऐसा होता था, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगे और क्रिटिकल रीजन्स बनेंगे। यहाँ पे CDF की बात हो रही है, CDF जो अननोन CDF है, या तो वो CDF वही है जो यूनिफॉर्म 0 1 का है या नॉर्मल 0 1 का है, कोई जो फिक्स करोगे आप उसके अकॉर्डिंग, और या नहीं है। तो होता क्या है, कैसे हम टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो जब पैरामीट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिक जब आप वहां ले रहे थे तो वो कहीं ना कहीं पैरामीटर पे डिपेंड करता था। कहने का मतलब ये है कि यहां पे मान लो T हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो या TN इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो आप जानते होंगे कि नॉन पैरामीट्रिक में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। इसका क्या मतलब है, ये जो वर्ड यूज होता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का क्या मतलब है, मतलब ये बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करेगा, डीजेनरेट। नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का मतलब है कि इस TN को कौन से पॉपुलेशन से आ रहा है और पॉपुलेशन अननोन है हमारा। हाँ एग्जैक्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ये F0 नॉर्मल है तब भी TN का वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, F0 अगर यूनिफॉर्म है तब भी TN का वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, F0 अगर एक्सपोनेंशियल है तब भी TN का वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होने वाला है, चाहे आपका F का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सैंपल मैं जिस पॉपुलेशन से लिया हूं उस पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से कोई मतलब नहीं है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा करस्पॉन्डिंग टू एनी F। यहां पे CDF अननोन है, तो ये जो F है चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे गामा हो, बीटा हो, कोई भी हो, उससे इस TN के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। TN का डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा चाहे F का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो। ये मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का, कि उसको इन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, जो CDF अननोन है उससे मतलब नहीं है उसको, है ना, कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे एग्जांपल के काई स्क्वायर आ गया है ना, सो काई स्क्वायर का इसका TN का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर हो जाएगा, तो F कोई भी हो वो काई स्क्वायर ही रहेगा, है ना। जैसे अब काई स्क्वायर बनेगा काई स्क्वायर टेस्ट में, कोलमोग्रो स्पिनो में आपको याद होगा कल एक रिजल्ट यूज हुआ था ना 4NY वाला, YN वाला, तो वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ बनता है, तो वो थ्योरम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि TN का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, TN हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी F, मतलब TN का डिस्ट्रीब्यूशन F के डिस्ट्रीब्यूशन से इफेक्ट नहीं होगा। ये है जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहां नॉन पैरामीट्रिक में आएंगे वो F के डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री रहेगा, ये चीज है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, सो व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये जो कोलमोग्रो स्पिनो टेस्ट है इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, देखो जितने भी आप यहां पे टेस्ट का नाम दे रहे हो हर टेस्ट का एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, आप जितने डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो प्रोबेबिलिटी में, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान उसके PDF से है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान उसके PDF से है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान उसके PDF से है, बाइनोमियल की पहचान उसकी PDF से है। तो मतलब जब आप बोलते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो PMF, सॉरी PDF नहीं PMF है ना, बाइनोमियल में मतलब डिस्क्रीट में PMF, कॉन्टिन्यूअस में PDF। सो सिमिलरली ये जो कोलमोग्रो स्पिनो टेस्ट है ये इस टेस्ट का एक यूनिक टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, तो हर टेस्ट की पहचान उसके टेस्ट स्टैटिस्टिक से है कि वहां टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट है ना, पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं था, पैरामीट्रिक में क्या था कि जैसे हम जो बदल रहे थे सिचुएशन, जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो म्यू सिग्मा स्क्वायर नोन है तो अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक बन जाता है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो अलग बनता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तो कोलमोग्रो स्पिनो टेस्ट का आपको याद रखना पड़ेगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है। तो ये ऑलरेडी हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उस टर्म को। तो इसका जो टेस्ट, इसका नोटेशन DN लिखते हैं हम लोग, और DN क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ Fnx माइनस Fx, तो यहां पे होगा F0x, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो ये जो है दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक इन कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट,
ठीक है, ये एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स इज द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना, यहाँ पे ये कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये जो एफ एन एक्स इज एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब एस्टिमेटर है, जैसे बोलते थे एक्स बार इज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो वैसे ही अब एफ एन एक्स इज एन एस्टिमेटर ऑफ एफ एक्स, जो अननोन सी डी एफ है उसका एस्टिमेटर आपका एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ सी डी एफ, और इसका जो डिफरेंस है ये डिफाइंड है, मतलब कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट डिफाइंड है थ्रू दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये है कि ये इसका एफ नॉट तो फिक्स है, एफ नॉट गिवन है, जैसे थीटा 1 होता था वैसे, तो एफ नॉट कोई नोन सी डी एफ है जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि एफ उसका एफ नॉट के इक्वल है या नहीं है। सो ये उसका एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है। कल हमने ये भी देखा था, क्या देखा था यहाँ पे लास्ट क्लास में, सो आप अगर, तो कल हमने ये कहा था ना, ये डी एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, क्लास में लिखे थे कल, कोई बताइए। 0 हाँ 0 है ना, 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और कल ये भी लिखा था हमने 4n इंटू डी एन स्क्वायर कन्वर्जेस का स्क्वायर इन डिस्ट्रीब्यूशन टू काई स्क्वायर टू, ये थ्योरम है। तो अभी मैं देख रहा था कुछ बुक में दे रखा है, मतलब जहां भी आप कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट देखेंगे तो उसमें ये रिजल्ट दिखा रहता है, इसको यूज भी करते हैं लोग क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए। तो ये जो 4n डी स्क्वायर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू काई स्क्वायर टू एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका प्रूफ भी है ना जो बुक में, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सो ये जस्ट रिजल्ट है एक, है ना। तो जैसे मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, इस तरह से। इस तरह से है। अब होगा क्या, इसका कुछ ये वन साइडेड टेस्ट है ना, इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा जी। ये जो हम लोग सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू आर लिखते हैं ना समथिंग, तो इसका सुप्रीमम के साथ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बता दीजिए। मतलब मैक्सिमम है, अभी सुप्रीमम मैक्सिमम समझो कि जो डिफरेंस, मान लीजिए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंस आ रहा होगा, है ना, तो जितने डिफरेंस पॉसिबल है उसमें लार्जेस्ट डिफरेंस लेना है, समझ आया ना। Greatest। हाँ, कि जैसे मान लीजिए एक्स की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू हो तो डिफरेंट अलग अलग हो सकता है ना उसकी, मान लो कभी एक्स को 1 रखा तो ये डिफरेंस कुछ आ गया 0 आ गया, एक्स को 2 रखा डिफरेंस 1 आ गया, एक्स को 3 रखा डिफरेंस -1 आ गया, एग्जाम्पल के लिए। तो जो लार्जेस्ट डिफरेंस होगा वो कंसिडर करना है, डीएन है। अभी एग्जाम्पल से कराएंगे, क्वेश्चन भी इस पे आ रखा है, तो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ठीक है। तो ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और इसमें क्या होता है, इसका रिजेक्शन रीजन होता है रिजेक्ट एच नॉट इफ डी एन इज मोर देन डी अल्फा। ये डी अल्फा बिल्कुल वैसे ही है जैसे जेड अल्फा हम लोग लिखते थे, या टी एन कॉमा अल्फा लिखते थे। हालांकि बुक में देखो थोड़ा और डिटेल में लिख रखा है, स्मॉल डी अल्फा अपॉन रूट एन, उस तरह से लिखता है, बट अभी मैं इसको ऐसे कंसीडर करता हूँ। सो क्योंकि इसका रिलेवेंस है, क्योंकि क्या करते हैं ये रूट एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता है, बाद में 2 है ना मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर कर देता है। तो वो ठीक है, अभी के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो रफली मैं ग्राफ बनाऊँ जस्ट समझाने के लिए, हालांकि नॉर्मल जैसा जरूरी नहीं होगा, मैं समझाने के लिए ऐसा बना देता हूँ अभी, कि मान लो ये नंबर डी अल्फा है और डी एन आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इसका रिजेक्शन रीजन है जिसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। सो दिस इज रिजेक्शन रीजन, है ना, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, दिख रहा आप लोगों को। सो दिस इज रिजेक्शन रीजन, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी अल्फा है, और इधर 1 माइनस अल्फा होगी, तो एक्सेप्टेंस रीजन की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो जब डीएन की वैल्यू डी अल्फा से ज्यादा होगी तो वी विल रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज वी विल फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। और ये अल्फा क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी
हम्म, एक क्वेश्चन देखो, जैसे इस पे मैं क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ आपको, ये ऑलरेडी PYQ में आया होगा। तो ये कुछ बाहर के क्वेश्चन भी है इसमें, मल्टीवेरिएट सब का आ गया है। तो ये तो हमने कल क्वेश्चन किया था, है ना, तो इसमें ये ऑप्शन गलत था क्योंकि ये एक्स लेस देन वाई के लिए है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ना मैं आपको एक ये बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कल हमने क्या लिखा था, कोवेरिएंस बिटवीन एफ एन एक्स कॉमा एफ एन वाई, तो ये हमने लिखा था ना 1/n, क्या लिखा था, एफ एक्स माइनस 1/n एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही था। कब, फॉर एक्स लेस देन वाई, यही लिखा था ना। और अगर दूसरा जो हमने कल लिखा था, कोवेरिएंस एफ एन एक्स एफ एन वाई, तो हमने कहा था 1/fy माइनस 1/n कॉमन भी ले सकते हैं, एफ वाई इंटू एफ एक्स हो जाएगा फॉर एक्स मोर देन इक्वल टू वाई। इसका एक्चुअली एक कंबाइंड फॉर्म भी है जो कल मैंने नहीं लिखा था। कंबाइंड फॉर्म जो है ये है, आप अगर इसको एक साथ दोनों फॉर्मूला को लिखो, कोवेरिएंस बिटवीन एफ एन एक्स कॉमा एफ एन वाई, सर एक्स ग्रेटर देन वाई होगा ना? हाँ वो गलती से, जी जी जी, तो है ना y है, तो यहाँ पे क्या है, ये होगा 1/n एफ ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1/n एफ एक्स एफ वाई। क्या लिख सकते हैं एक साथ, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, देखिए ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक कॉमन फॉर्म भी है इसका, तो ये दोनों मिला के ये हो गया, देखिए ठीक है। तो एक्स वाई कुछ भी हो ये फॉर्मूला होगा, तो ये एक्चुअली इन जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है ना, वो याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये कल जो कराया था उसका बस कंटिन्यूएशन बता दिया हूँ। तो ये कोवेरिएंस है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बीच का। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये आप याद रखेंगे तो ईजिली हो जाएगा, है ना, ये है। तो यहाँ 1/n कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर 1/n आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1/n अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स एफ वाई, ठीक ना। सो ये था। ये ऐसे कॉमन ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। तो ये लिख सकते हैं आप इसको, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। देख तो ये फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं। आगे मैं आता हूँ वापस इस क्वेश्चन पे आ रहे थे, तो ठीक है ना, ये फॉल्स था बिकॉज ये एक्स लेस देन वाई के लिए होगा। तो जैसे यही क्वेश्चन देखो, अभी ये आपका कोलमोग्रोव-स्मिनोव टेस्ट का ही है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताने हैं, इनफैक्ट इसमें ट्रू होता है, ठीक है ना, यहाँ ट्रू होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, ये टीएन जो है ना, अच्छा यहाँ पे इन्होंने टीएन ये दिया है, कोई बात नहीं, है ना। ये डीएन मैंने डिफाइन किया था ना, हमने डीएन इसको डिफाइन किया, इन्होंने टीएन एक नया टर्म डिफाइन किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF fx जो कि अननोन है। द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द सैंपल इज fnx। द क्लासिकल कोलमोग्रोव गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है ना, यही वर्ड यूज किया, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो इसका मतलब वही है कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, आगे fx उसको, ठीक है, उसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रखा आपको, वो टेस्ट करने को नहीं बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको पता है। तो ये इन्होंने कई बार ये यूज होता है, ये भी यूज होता है, बताया, जैसे इसको लोग DN लिखते हैं, स्मॉल dn, फिर ये जो कैपिटल DN है ये हो जाता है स्मॉल dn अपॉन रूट n, है ना। अभी ये है, तो जैसे मैं कह रहा था ना, डी अल्फा मैंने एक नोटेशन यूज किया है, तो बुक में क्या करते हैं लोग, डी अल्फा अपॉन रूट n ये यूज करते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमें जो काम है उस पर आते हैं।
तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Tn इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन Fx। ये वही बात कर रहा है जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है कोलमो-कोस्मिनर का, दिस कह रहा है ये सेम रहेगा चाहे f कुछ भी हो, ठीक है ना। तो क्या लगता है पहला स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? है ना, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है तो ये ट्रू होगा। ये जो कोलमोग्राफ-स्मिनोव टेस्ट में है ये रिजल्ट लिखा हुआ है बुक में, ये जो ईसा देवान वाली बुक थी ना कल, उसमें भी ये लाइन लिखा हुआ है कि दिस Tn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ या इंडिपेंडेंट ऑफ एनी f, चाहे f का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, ये जो f है इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उससे Tn या Dn के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये कॉमन ही रहेगा। सर बस इसी केस में होगा कि हमेशा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में किसी भी केस में? इसमें तो है, काई स्क्वायर टेस्ट में भी है, तो इन दोनों में जहां भी CDF हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये मैं इस टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो इस टेस्ट के लिए सब में होगा। ये जो है ना, मैं इस टेस्ट की बात कर रहा हूं जहां पे हम ये चेक कर रहे होंगे सब में ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कोलमोग्राफ-स्मिनोव टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये दो टेस्ट यहां पे है जिसमें हम CDF चेक करते हैं, बाकी में आप देखेंगे मीडियन और ये सब टेस्ट करते हैं ना, ये है। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो रहा है इस वाले टेस्ट में कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा ये ऐसे ही होगा, सेम काई स्क्वायर में भी है और इसमें भी है, कोलमोग्राफ-स्मिनोव में ही है। तो मतलब इसमें तो है ही, ये तो गारंटी है, ये तो ऑलरेडी बुक में कर रखा है इन्होंने, बट बाकी में भी होगा जहां पे ये टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें तो होता ही है, तो ये आपका होगा, तो इसमें तो है ही, है ना, ये तो रिजल्ट ही डायरेक्टली कि Tn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ Fn, Fn से मतलब उसका नहीं रहेगा। टेस्टिंग जहां पे CDF टेस्ट कर रहे होंगे हम, नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखो ये मैं जो लाइन बोल रहा था वो यहाँ पे कह रहा है कि irrespective of the functional form of f the Dn will have the same distribution as obtained from the random, मतलब कह रहा है कि Dn will have same distribution for any f, है ना, ये इस बुक में है जो कल दूसरा वाला बुक लिखा था ना सेकंड नंबर पे, वो है। तो इसके लिए जस्टिफाई करके बता रहा है कि क्यों होगा, निकाल कर भी बताया PDF कि Dn का जो PDF है वो क्या होगा, उस तरह से कुछ रूट एंड Dn का निकाल के बताया है। एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट एंड Dn, यही Tn जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने निकाला है यूनिफॉर्म के लिए, और बोला बाकी के लिए भी यही होगा, तो इन्होंने प्रूफ करके दिखाए हैं, मतलब तो देख सकते हो, है ना, उस वाली बुक में। तो मतलब एटलीस्ट बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये तो ट्रू है ही, है ना, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे तो वो भी होना चाहिए, बट बाकी अगर छोड़ होगा उसको अगर डिस्कस ना करें, हम अभी इसका डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो होगा ही, ठीक है ना, इसका प्रूफ भी है इस बुक में, ये बता रखा है इन्होंने। सेकंड क्या कह रहा है, Dn कन्वर्जेस टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, तो ये तो वही था, क्या लिखा था कल, ग्लीवेंको कैंटली थ्योरम, उसी का स्टेटमेंट है ना, ये तो जो कल लिखा था हमने कि ये जो Dn है दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस, आज भी लिखा है ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो ये वही कह रहा है, तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। तो एटलीस्ट सिलेबस में आपका ये है ना, तो ये है कोलमोग्राफ-स्मिनोव टेस्ट में Tn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ f। हाँ सर इन दिस केस ओनली Dn रहेगा तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा F से, Tn भी हो जाएगा, Dn और Tn दोनों हो जाएगा, रूटेन क्या ही इफेक्ट करेगा, अगर रूटेन को आप इधर ले आओ कोई इफेक्ट करेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे है ना, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है मान लो CDF ऑफ x से, तो रूटेन टाइम x या x अपॉन रूटेन कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके सर। वो रूटेन Dn का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना इजी होता है, या कहो कि क्लोज फॉर्म में आता है, ये जो Tn है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन बुक में निकाल रखा है, ये क्लोज फॉर्म में आता है, क्या आएगा, तो इसीलिए इसके बारे में लिखा है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। ये तो थ्योरेटिकल था, ये जस्ट थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है दोनों। तो मतलब कोलमोगोव नोटेशन टीएन का डिस्ट्रीब्यूशन जो या डीएन का वो एफ के डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होगा, और जरूरी नहीं है ना, मतलब ठीक है, तो बाकी में भी ओके है। एक और क्वेश्चन इस पे होगा यहाँ पे, ये तो कल हमने किया था ये क्वेश्चन ना। एक ये क्वेश्चन है देखो, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये जो एफ नॉट है ये सी डी एफ है किस डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्म 0 1 का। ये जो एफ नॉट लिख रखा है दिस इज यूनिफॉर्म 0 1, सी डी एफ ऑफ यूनिफॉर्म 0 1। और आपको क्या दे रखा है, x1 x2 x3 x4 बी अ रियलाइजेशन, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम, तो n की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, एंड फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f, जिसका सी डी एफ एफ है जो कि अननोन है ना, सी डी एफ एफ इज अननोन। अब ये आपका सी डी एफ अननोन है। कंसीडर टेस्टिंग एच नॉट व्हेन एफ इज एफ नॉट। अब ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो डेटा मेरे पास है दिस डेटा हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज एफ नॉट अगेंस्ट एफ हैज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट दैन एफ नॉट। एफ नॉट क्या है तो ये आप पहचानते होंगे x ऑन 0 1, तो सी डी एफ एक्स होता है 0 1 पे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पीडीएफ क्या आ जाएगी 1, तो 1 व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये हो गया कि है ना एफ नॉट हैज यूनिफॉर्म 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो डेटा है वो यूनिफॉर्म 0 1 से आया है या 0 1 से नहीं आया है, ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना, अब ये डिनोट किया डी डिनोट द कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो डी हमने क्या डिफाइन किया है, हमने जो डिफाइन किया है जिसको मैं डीएन लिखा था, तो यहाँ इन्होंने डी नोटेशन लिखा, तो यही लिखता हूँ सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ नॉट एक्स, यही डिफाइन किया था। तो डी डिनोट द कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विच इज दिस। अब कह रहा है कि अब ये क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर रहा था, जो मैंने डी अल्फा नोटेशन यूज किया था वो ये नंबर है। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डी मोर देन डी अल्फा इज अल्फा, जो नोटेशन हमने लिखे मैंने कहा मान लो इस तरह से ही है, तो ये डी अल्फा है तो इधर अल्फा प्रोबेबिलिटी इधर 1 माइनस अल्फा, जैसे हमने जेड, तो यही कह रहा है कि ये जो डी अल्फा यहाँ पे अल्फा क्या है आपका, अल्फा इज 0.01, मतलब जो क्रिटिकल रीजन की जो प्रोबेबिलिटी है या साइज ऑफ द टेस्ट है वो क्या है 1% है, 1% है ना ये, सो ये 1% है। तो यहाँ जो अल्फा है आपका ये है 0.01, तो ये जो डी अल्फा है ये हमें दे रखा है 0.669, ठीक है। तो ये डी अल्फा जहाँ अल्फा 0.01 है, तो डी अल्फा इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये नंबर है, सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। और है ना रिजेक्शन रीजन क्या होता है इसमें, जो आपका रिजेक्शन रीजन होता है रिजेक्ट एच नॉट इफ डी इज मोर देन डी अल्फा, जो कि यहाँ दे भी रखा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी दिस इज दिस। अच्छा आगे इन्होंने बताया है अंडर एच नॉट, ठीक है अंडर एच नॉट है ना, इफ दिस इज दिस अंडर एच नॉट, तो क्या पूछ रहा है फाई की वैल्यू 1 है अगर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट लेवल 1%, तो 1% जो पीछे मैंने थ्योरी लिखा हुआ है अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है ना, यहाँ जो हमने नोट किया है, सो दिस अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ इसमें अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो अल्फा है दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या साइज ऑफ द टेस्ट, समझ लो है ना, ये है। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है, तो कह रहा है कि आपसे एच नॉट इज एक्सेप्टेड है ना
अगर एक्सेप्ट हुआ तो 1 वैल्यू है, रिजेक्ट हुआ तो 0 वैल्यू। मतलब साई एक नंबर डिफाइन किया, उसको 1 या 0 लेना है। 1 तब लेंगे अगर एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं आप, और 0 कब लेंगे जब आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा ना, क्योंकि ये है रिजेक्शन रीजन। तो अगर डी की वैल्यू इधर आती है रिजेक्शन रीजन में, तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, तो फाई 0 हो जाएगी। अगर डी की वैल्यू लेस देन आती है, डी अल्फा मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में अगर आती है, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को, एंड उस केस में फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको पहले उसके लिए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद बेस्ड ऑन गिवन डेटा ऑब्जर्व वैल्यू, तो पूछ रहा है कि डी प्लस फाई की वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो बताओ जी। सर इन दिस केस एट फर्स्ट एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हाँ। ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर यस यस लेना यस, I/N। आपको 0.37 होगा ना। अच्छा अगर अच्छा, हम क्या 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 0.37, सर हम जो हर एक को माइनस करते रहेंगे, जैसे 1/4 होगा फर्स्ट के लिए, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 2/4 सब्ट्रैक्ट, तो सुप्रीमम आएगा हमारा 0.37। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा आपने निकाल लिया, ओके। तो आपका कितना मिला डी की वैल्यू? 0.37। 0.37। बाकी लोग चेक कीजिए क्या इन्होंने सही निकाले हैं, तो ये चेक कर लीजिए। तो पहले आप एफ एन निकालेंगे, आप सही कह रहे हैं, पहले एफ एन निकाल लीजिए। सो एफ एन की वैल्यू क्या है, देखिए क्या होगा, एफ एन एक्स। तो क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, तो पहले तो इसको ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, जो स्मॉलेस्ट वन होगा, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 0.12 है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक सेकेंड मिनिमम 0.13। जो आपका थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है 0.51, यही है। और जो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो आपका 0.78 है, यही है ना। तो मतलब अभी इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले लिख के देखो क्या आता है, फिर आप डिफरेंस ले लेंगे, जैसे वो बता रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या ही क्या आएगी, तो ये आ जाएगी 0 व्हेन एक्स इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक 0.12, 1/4 व्हेन एक्स इज 0.12 लेस देन 0.13, फिर ये 2/4। अब देखो वहाँ i/n था, n यहाँ 4 है, सो i/n। सो x की वैल्यू जब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक से थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक में जाएगी तो 2/4, 3/4 जब x की वैल्यू 0.51 से 0.78 है, वो तो पता ही आपको क्या वैल्यू होना है, क्योंकि ये i/n होता है ना। तो ये तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, लास्ट में 4/4 जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जो कि 0.78 यहाँ पे है। तो ये तो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इन पॉइंट्स पे CDF की वैल्यू, मतलब f ना। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट, जैसे वो पूछ रहा था ना ये सुप्रीमम का क्या मतलब है, जो अभी आपको समझ आएगा क्या क्या मतलब है। तो इसमें क्या है, आप अगर fx निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट तो क्या मिलेगा, CDF, हाँ f0x। सो एक एक करके वैल्यू पुट करो ना, 1/4, फिर उसमें जैसे यहाँ f0 डिफरेंट वैल्यू है ना, पॉइंट पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा हमें, x व्हेन x इज बिटवीन 0 पॉइंट है ना 0 टू दिस। तो ईच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकालिए, डिफरेंस क्या आता है। बाकी पॉइंट CDF तो वैसा है ना। मैं ये कह रहा हूँ जैसे f0 निकालोगे 0.12 पे, तो ये तो 0.12 ही है ना। f0 एट 0.13, तो ये 0.13 है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो x ही है ना। और बाकी पॉइंट पे निकालोगे f0 एट कितना क्या पॉइंट्स हैं 0.51, तो ये तो 0.51 ही होना है क्योंकि x है।
और एफ नॉट एट 0.78, तो 0.78 है ना, जिनको दिख रहा है सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये बताओ कि ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, एट दिस 4 पॉइंट्स ही निकाल लो आप, इन्हीं पॉइंट्स पे निकाल लो डिफरेंस की वैल्यू। तो ये जो डी की वैल्यू है, जब x को आप रखेंगे 0.12 तो क्या आंसर आएगा, तो 0.12 पे इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.12 अगर 1/4 माइनस 0.12 कितना आया डिफरेंस, ये 1/4 माइनस 0.12, हाँ 0.13 0.13, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 0.1, 37 हो जाएगा। हाँ 0.13 माइनस 2/4, 0.13 पे था 2/4 ना, यस 0.37 जी। फिर अब तीसरा 0.24 है। 0.24, ओके। बाकी लोग समझ पा रहे हैं कि Next is 0.22 0.22, बाकी लोग अपना वेरीफाई कर लीजिए अपना, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से करना होगा, है ना, तो आप खुद देख लीजिए अपना। मैं क्या कर रहा हूं, ईच एक्स को, ये 4 वैल्यूज है ना, वो हमने यहाँ पुट किया, अभी समझिए कि 4 डेटा पॉइंट है, उन 4 को पुट किया, बाकी पॉइंट में भी यही आंसर आएगा या वही होगा, देख ही लीजिए बाकी। तो लार्जेस्ट क्या आना है, तो हमें अब देखो ये 4 वैल्यूज हमने डिफरेंस के निकाले, इन डिफरेंस के 4 वैल्यूज निकाले हैं, है ना। ठीक है ना, तो इन चारों वैल्यूज पे निकाल लिया। अब देखो लार्जेस्ट क्या है, जैसे इन्होंने बताया, तो इन सब का आपको अब सुप्रीमम लेना है, मतलब मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कितना आ गया 0.37, तो मतलब डी की वैल्यू आ गई 0.37 जैसे इन्होंने बताए। अब बताओ आप, जब डी 0.37 है तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 0.669, राइट, 0.669। तो आप यहां से अब आपको ये देखना है बस कि जो आपके डी की एक्चुअल वैल्यू आई, ये डी अल्फा है ना, दिस इज डी अल्फा, इससे लार्जर है कि स्मॉलर है, तो 0.37 इसके आगे है या इसके पीछे है, ये देखना है जस्ट हमें। तो 37 तो पीछे होगा ना, इधर है 0.37 तो इधर होगा, तो इसका मतलब ये रिजेक्शन रीजन में तो गया नहीं, ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। जो वैल्यू 0.37 डी की वैल्यू है, तो यहाँ डी इज लेस देन डी अल्फा, तो आप रिजेक्ट तो तब करते जब डी मोर देन डी अल्फा होता, लेकिन डी लेस देन डी अल्फा है, तो वी फेल टू रिजेक्ट, मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो यहां पे हो गया कि सिंस डी इज लेस देन डी अल्फा, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एट 1%, है ना, जो भी है लेवल, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट लेवल 1% वाला है इसीलिए। और इसका मतलब है कि फाई की वैल्यू आपके लिए आ गई 1 एक्सेप्ट किया तो, सो 1, और डी है आपका 0.37। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते थे वैसे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इतना लिखा है मैंने, बाकी जो उनको ऑलरेडी आइडिया है तो इसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, फाइनली हमें चाहिए था 5 प्लस डी, यही चाहिए था डी प्लस 5, तो जो कि हो गया 1.37। एक बार चेक कर लीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1.37। एक बार चेक करो, कुछ अगर मिस्टेक करूँ तो बताना है। सो इसमें तो वैसे डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, ये जो एफ एन एक्स है ये क्या है, आई अपॉन एन है, ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक पे, जो ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना। सो दिस डी इज नथिंग, है ना, यहाँ पे क्या है कि जो मैं लिख रहा था, सो ये जो डी है ये सुप्रीमम वैल्यू ऑफ आई अपॉन एन फॉर द ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस
यहाँ पे आप CDF लिखेंगे एट ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब ये ईच आई के लिए आप निकाल लीजिए, आई को 1 2 3 अप टू n अगर दे रखा है तो ईच के लिए निकालिए, तो ये सुप्रीमम ऑफ आपको बस n वैल्यू आएगी, उनमें देख लीजिए मैक्सिमम क्या है। तो वैसे भी कर सकते थे, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ये आई अपॉन n है एट ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और यहाँ एफ नॉट, तो ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे एफ नॉट निकाल लो, जो आएगा उसमें आप लार्जेस्ट देख लो क्या है, तो डायरेक्टली डी की वैल्यू आ जाएगी। ये है। ठीक है, तो एक तो ये है, तो मेनली यही है, और ये थिंक और इसमें तो नहीं देखना पड़ेगा, और इसमें क्वेश्चन अगर कोई छूटा होगा तो देखते हैं। इसमें तो कम ही क्वेश्चन लिया है इसने, तो है ना, ये तो मानविट ने यू टेस्ट इसका है। अभी नेक्स्ट पे आता हूं मैं। तो ये बेसिक देखो, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितनी ज़रूरत है, तो उससे हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे इसके अलावा टेस्ट हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च में, देखोगे बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट बनाए गए हैं। तब सो नेक्स्ट हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या है, ये भी काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, तो इसकी जो बात कर रहा हूँ, है ना, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो जैसे अगर और आपको जानना हो इसके बारे में, एक जर्नल है, जर्नल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे हर साल पेपर पब्लिश होते रहते हैं। तो 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या है, सिमिलर ही है। तो जो आपके काई स्क्वायर टेस्ट है उसमें अच्छा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का जो इसने डेफिनेशन लिखा हुआ है बुक में, ये क्या कहता है कि समटाइम्स द एक्सपेरिमेंटर हैज अ सस्पिशियस और प्रायर बिलीफ दैट द एफ जो अननोन है दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट, है ना, मतलब इनिशियली उसको ऐसा लगता है, तो वो टेस्ट कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि लाइक नॉर्मल एक्सपोनेंशियल, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पॉइंट टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ अप्रोप्रिएट वन, और बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द similar experiments. He or she then wishes to either confirm or reject his prior belief through a test, and which is called goodness of fit test. ये है। सो मेनली क्या, देयर आर 3 मेजर वे, तो मेनली हमें 2 पढ़ना है, कोलमोग्रोव स्पिनो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इन्होंने कार्ल पियर्सन ने दिया था। ओके, सो तो इसमें क्या है, सिमिलर इसमें है कि हमारे पास टेस्टिंग वैसे ही होनी है, तो इसका भी सिमिलर कंडीशंस ही हैं कि लाइक x1 x2 डॉट 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 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम f। ठीक है, ये आपके पास है विच इज अननोन, f इज अननोन, ठीक है ना। तो f अननोन है, अगेन
लेट एफ नॉन बी, अब यहाँ पे क्या है, एफ नॉट में यहाँ पे दो तरह के सिचुएशंस हैं। एक है एग्जांपल के लिए कि जैसे मैं बोलता हूँ अभी पिछले क्वेश्चन में था कि एफ नॉट हैज़ यूनिफॉर्म 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है एफ नॉट में, है ना, कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे। सो जैसे हम ये लेते हैं, एक केस होता है कि अगर हम ऐसा बोले कि एफ नॉट हैज़ यूनिफॉर्म 0 थीटा डिस्ट्रीब्यूशन वेयर थीटा इज अननोन। देखो यहाँ पे हम टेस्टिंग पैरामीटर के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी हम टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है एक केस कि जहां पे हम ये टेस्ट करना चाहते हो कि जो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ वो यूनिफॉर्म 0 1 है क्या, या जो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूनिफॉर्म 0 थीटा है क्या, जहां पे थीटा भी नोन नहीं है मुझे, तो थीटा एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसका अलग टेक्निक है। लेकिन इससे डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, तो इससे डिफरेंस ये होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा, है ना, तो उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अननोन है। तो आई थिंक यहाँ पे जो हम लिख रहे थे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है ना, कोलमोग्रोव स्पिनो में तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलग सिचुएशन में अगर मैं एक और तीसरा केस ले लूँ तो बदलेगा डिस्ट्रीब्यूशन उसका, है ना, मतलब एफ नॉट की बात कर रहे हैं हम, एफ नॉट। तो यहाँ पे एफ नॉट अगर यूनिफॉर्म लेट से थीटा 1 थीटा 2 ले ले, तो फिर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एफ नॉट, हम एफ नॉट बोल रहे हैं ना। सो इन तीनों क्वेश्चंस के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा फिर वो देखते हैं। तो मान लो एफ नॉट बी अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मे बी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिफॉर्म 0 1, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है अननोन, यहाँ एक अननोन पैरामीटर थीटा है, यहाँ पे 2 अननोन पैरामीटर आपका थीटा 1 थीटा 2 है। सो मे बी नॉर्मल भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, क्वेश्चन ये है ना, और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ टेस्टिंग प्रॉब्लम इज सेम कि वी हैव टू टेस्ट एफ इज एफ नॉट अगेंस्ट H1 F is different than F नॉट, ये है, ठीक है, प्रॉब्लम सेम है। अब यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, जैसे वहां DN लिया था, चलो अभी मैं TN ले लेता हूं, इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक या क्या ये लोग नोटेशन यूज करते हैं बुक वाले, ऐसे दो पार्ट में तो इंटरवल बनाया करता है या फिर पॉइंट वाइज, है ना। यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी आएगा, OI बी द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द ith इंटरवल, ओके, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, या दूसरा क्या होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यही ना। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू ये डिसाइड होगा कि क्या आप टेस्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये आपको गिवन होगा, और एक्सपेक्टेड इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, वो जैसे NPI हो जाता है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है। सो क्या आएगा आंसर, सो क्वेश्चन ये है कि तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, ये आता है समेशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसका होल स्क्वायर अपॉन बाय एक्सपेक्टेड, और ये होगा समेशन I फ्रॉम 1 to N, यही ना, इन मतलब जितने डेटा पॉइंट है आपके पास, यही है जी। देखिए ये OI क्या है और EI क्या है, तो OI जो हम वर्ड यूज करेंगे तो इसको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। सो OI का जो नाम है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी,
है ना, स्पेशली ऑफ एक्साइज, जो एक्साइज है उसके अकॉर्डिंग, एंड ओ आई जो है, ठीक है ना, एंड जो ई आई है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड, ये लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सो इनका नोटेशन है ओ आई विद ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही है फ्रीक्वेंसी, तो ऑफ एक्स आई, ठीक है, और ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू एफ नॉट, और ये जो ओ आई है वो गिवन होगा आपको अकॉर्डिंग टू एफ, जो कि डेटा पॉइंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन ये है, जैसे मैं 3 केसेस लिखा हूं तो आपको बताऊं कि ये जो एफ नॉट में अगर एक भी अननोन पैरामीटर नहीं है, एफ नॉट में अगर एक भी अननोन पैरामीटर नहीं है, तो इस टीएन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसमें 2 केसेस हैं कि ये जो टीएन है, इफ एफ नॉट डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, या जनरल लिखा दूं, हाँ ठीक है, एनी पैरामीटर, देन जो टीएन का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्या आता है जी, काई स्क्वायर एन माइनस 1, ये प्रूफ तो नहीं करूंगा, प्रूफ है बुक में, आपको मिल जाएगा कैसे ये लोग डिराइव करते हैं, सो काई स्क्वायर एन माइनस 1 आएगा। और दूसरा मान लीजिए ऐसा है, सेकेंड केस, कि इफ एफ नॉट कंटेन्स, मान लो आर अननोन पैरामीटर्स, आर एक आर्बिट्री नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सो अननोन पैरामीटर, देन टीएन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसको आइडिया है, क्या लिखते हैं आप लोग, काई स्क्वायर एन माइनस आर, नहीं एन माइनस आर माइनस 1, तो ये आएगा काई स्क्वायर एन माइनस आर माइनस 1, है ना। इसी में अगर आर, यहां पे क्या करना हमने कहा, डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, एनी पैरामीटर लिख दिया, एनी अननोन पैरामीटर ना, तो मतलब 0 है, तो आर की वैल्यू 0 है, पहले वाले केस में आर की वैल्यू 0 है, जब आप आर को 0 रखेंगे यही बन जाएगा, सेम ही आ जाएगा, होगा, देखिए और ये जो अभी मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, इस पे भी गेट में क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है इसी पे है, जो असाइनमेंट ने ओपन कर रखा है उसका अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए जैसे मैं आपको जस्ट अभी आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे गेट का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से, क्या कह रहा है ये कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज क्लासिफाइड इनटू 10 क्लास इंटरवल, आपके पास 10 क्लास इंटरवल्स है, अब 1 2 3 10 इंटरवल्स हैं, ठीक है, एंड कवरिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स, ठीक है, तो मेरे पास 10 क्लास इंटरवल्स हैं, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वही था पहले क्लास इंटरवल का, सेकेंड का, थर्ड का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्लास इंटरवल में अगर डिवाइड करते हैं डेटा को, तो O1 जो है, जो O1 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होगी फर्स्ट क्लास इंटरवल की, फिर O2 सेकेंड क्लास इंटरवल की, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कितने क्लास इंटरवल है, 10 क्लास इंटरवल है, तो अभी आपको ये समझना है कि आपके पास 10 क्लास है, एन यहाँ 10 है, फिर यानी 100 अभी, सो एन 10 है, टू टेस्ट वेदर द डेटा कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस। आप एफ नॉट क्या अज्यूम कर रहे हैं, एफ नॉट आप अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जो कि दोनों अननोन है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, जिसमें द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज। जिन लोगों को समझ आया बताइए, जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, क्या लगता है आपको, 7 है ना, हाँ, तो 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो n है वो 10 है, 10 क्लास इंटरवल है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 10 आएगी और एक्सपेक्टेड 10 आएगी उसके अकॉर्डिंग, और जो r है, तो हमने इसने कहा कि एफ नॉट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, एफ नॉट जो हम ले रहे हैं वो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं, और म्यू सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है,
ने कहा है फ्रॉम नॉर्मल पॉसिबल विथ अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस, देयर आर टू अननोन पैरामीटर्स। तो हमने कहा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर एन माइनस आर माइनस 1, तो एन 10, तो इसका मतलब है टी एन विल हैव काई स्क्वायर 7, तो ये आ जाएगा। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहां पे जो टी एन आपका है समेशन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई, यहाँ आई 1 to 10 है ना, ये यहाँ पे 10 कर सकते हैं, टी 10 आप कर सकते हैं, जस्ट टी लिख लीजिए, टी 10 कर सकते हैं आप, है ना, या चाहो टी एन ना लिख के टी जस्ट लिख लो, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये है टी 10। सर इसमें नंबर ऑफ क्लासेस को देखना है। हाँ नंबर ऑफ क्लासेस को नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि वो जो x1 x2 xn है ना वो क्लासेस में होगा यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग वैसा लेंगे, अभी थोड़ा समझना है, वो अपने पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया मैंने, जैसे इन्होंने भी डिफाइन वैसे ही किया है बुक में भी, अगर जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, कि दे आर सेइंग कि आई विल गिव यू देयर आर के नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये लोग, तो यहाँ पे के ही है हमारे पास टोटल, है ना, सैंपल साइज एन नहीं लिया, फिर सैंपल साइज के है, मतलब वो ये एन क्लास इंटरवल्स होंगे यहाँ पे, एन वो क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे मैं थ्योरी अगर पूरा लिखता, क्योंकि मैं तो शॉर्ट में लिखा हूँ, तो यहाँ मैंने x1 x2 xn लिख दिया ना, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे डिफाइन नहीं किया x1 x2 xn के थ्रू, दे जस्ट टेल दैट कि f इज f नॉट, f इज, ये मतलब ये लाइन इन्होंने बुक में नहीं लिखा है, तो मैंने लिखा है समझाने के लिए, ये बुक में नहीं है, बुक यहाँ से स्टार्ट है, सीधा सीधा इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है थ्योरी को। सो व्हाट दे आर सेइंग कि ठीक है ए नॉट ए वन ए टू ए के, देर आर के नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या एन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, एंड ये बोल रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी बी P1 P2 P3 Pk, है ना, के नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज लिया ऑफ ईच क्लास इंटरवल आई थिंक ना, एंड ओ आई बी द ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द ith क्लास इंटरवल, तो इसके थ्रू इन्होंने भी डिफाइन कर रखा है, तो अगर मैं वो लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा, एंड ओ आई बी द, तो एक क्लास इंटरवल है, मतलब n क्लास इंटरवल है, तो xi फर्स्ट क्लास इंटरवल में होने का क्या है समझो, x2 सेकेंड क्लास इंटरवल का क्या है xn, तो यू विल हैव n क्लास इंटरवल हेयर ऑल्सो, ये चीज़ है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, या तो मैं वैसे ही डिफाइन कर लूँ, ये है तो वैसे लिख दूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बुक में लिखा हुआ है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग लिखे तो इन लोगों ने ये है, सो एफ बी अननोन सी डी एफ जैसे ये लिखते हैं ये लोग, एंड एफ नॉट बी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो गिवन होगा, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर गिवन है, और बाकी एच नॉट एच वन हमारा वही है, टी एन ये है, तो यू विल हैव एन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मान लो जैसे, सो यहाँ कहने का मतलब x1 जो बिलोंग करेगा वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में, कोई क्लास इंटरवल होगा, लेट से क्या लिखूँ मैं, a1 से a2 या a1 से b1, x2 होगा a2 से b2 का, इस तरह समझ लो, ऐसा समझ लो आप चाहे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, an bn टाइप का, सो यू विल हैव n क्लास इंटरवल्स, वैसा है, फिर फ्रीक्वेंसी देखनी है उस इंटरवल में कितनी है उसकी, तो वैसा समझ सकते हैं आप, तो या यू विल हैव 10 क्लास इंटरवल्स, अगर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं थ्योरी लिखना चाहूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है, बात वही है कि हमें देखना है xi की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज क्लास इंटरवल मतलब रहेगा नहीं ना, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, मैं तो उस क्वेश्चन के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा क्लास इंटरवल ही होगा, बाद में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। सो एक और क्वेश्चन है शायद इसका, जो उन्होंने शायद इसमें है नहीं, वो किस साल का था वो, उसने पूछा था, अमर्त्या ने पूछा था एक बार ना, ये 2024 में आया था, गुडनेस ऑफ काई स्क्वायर वाला, सर्च करना पड़ेगा, हाँ सर 2024 में है, 24 में है ना, हाँ, हाँ सर। तो इन्होंने नहीं लिया है शायद, ये जो सेलेक्ट किया इसने नहीं लिया है, 2024 में ही है, फिर रुको मैं ओपन करता हूँ, तो गेट ST 2024 है ना,
24 में एक क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट का, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। या और भी है जो इस असाइनमेंट में नहीं है, तो मैं अलग से देखना पड़ेगा। तो क्या हो गया इसको, जब PYQ इनके वेबसाइट पे होगा ना कहीं डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में क्या है, PYQ होगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है 2024। ये कैसे, ये किसका वेबसाइट खोला है मैंने, 24 का ही वेबसाइट खोला है, तो इसका मतलब मैं 25 का तो खोल ही रखा है मैंने यहाँ पे, गेट गेट 2025 का इस पे होगा ना। तो डाउनलोड्स एंड हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, यही ना। अरे यार ये एक साथ आएगा क्या, बल्क डाउनलोड नहीं है, हमें बल्क नहीं करना, ये है 24 का, तो इसमें ST देख लेते हैं। अरे ये तो की डाउनलोड कर लिया मैंने, पेपर आई थिंक यहाँ पे होगा, है ना, ये होगा पेपर। ठीक है ना, वो की उधर था, तो चलो इसमें सीधा सर्च करते हैं। काई स्क्वायर, यही है ना, लो ये क्वेश्चन आ गया सीधा, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये गेट 2024 का ही है ना। जरूरी नहीं हर बार इंटरवल होगा, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी है, तो इंटरवल जरूरी नहीं हर बार देगा, तो वो समझाने के लिए चूंकि मैं उसको चेंज कर रहा था, वो है यहाँ इन्होंने डायरेक्टली ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ही दिया है। अब ध्यान से देखोगे तो देखो, अब आपको समझना है ठीक से। ओ इसमें क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा ये हाफ पार्ट है ना, तो ठीक है मैं वो पार्ट भी लाता हूँ। तो ये आधा पार्ट है ना, आधा पार्ट, तो यहाँ ऑप्शन इधर है, ओके ये ऑप्शन इधर है, तो चलिए क्वेश्चन विजिबल है, पहले चलो पहले हाफ पढ़ लो, उसके बाद आगे देखते हैं। इतना पहले पढ़ लो आप, है ना, देखते हैं क्या है इसमें। तो किसी बच्चे ने एक बार पूछा था डाउट में, देखते हैं। तो अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ठीक है। सो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 is drawn from a population having 4 distinct categories I1 2 3 4. The data are given है, देखो कैटेगरी 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्या किया है इन्होंने, 4 कैटेगरीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली दे दिया है आपको, है ना। तो क्या पूछ रहा है अब, 4 कैटेगरी है, पहले कैटेगरी की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यही OI है, ठीक है, ये आपका OI है। तो यहाँ कितनी कैटेगरी है, तो N यहाँ वही कैटेगरी है 4 है जो हम लिख रहे थे ना। सो N इज 4, आपके पास देखो कहना का 40 नंबर्स हैं लेकिन आपके पास 4 कैटेगरीज हैं, सो उसके अकॉर्डिंग तो वहां भी मुझे N कैटेगरी लिख देता हूं या तो। सो ये OIs हैं, कैटेगरी यानी क्लास ना। हाँ क्लास, वही इंटरवल जो वहां लिख रहे थे, है ना, ये है। सो अब क्या कह रहा है कि थीटा आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व्ड कम्स फ्रॉम द ith कैटेगरी, ठीक है, थीटा आई या उसी को PI लिखते हैं। अब I1 2 3 4, इफ द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट थीटा आई इज 1/4, मतलब PI इज 1/4 अगेंस्ट PI इज नॉट 1/4। तो इसका क्या मतलब है जरा समझिए, 4 कैटेगरी है और कह रहा है ईच कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, F0 क्या है यहाँ पे, F0 का जैसे F0 नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर था इस तरह से, तो F0 यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म, यस इट इज यूनिफॉर्म एक्चुअली, तो F0 यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ऑन दिस 4 नंबर्स। सो यूनिफॉर्म है एक्चुअली, कि जो लिखते हैं ना यहाँ पे हम H0 में हम लोग वहां लिख रहे थे कि F इज इक्वल टू F0, तो इसी चीज को वो दूसरे तरीके से लिखा है कि थीटा आई इज इक्वल टू 1/4, तो मतलब ईच कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए तो वो चीजें हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, जी जी। तो यहाँ पे अब
सो पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो अब जरा समझिए, तो यूनिफॉर्म में यहाँ पे यूनिफॉर्म 1 2 3 4, तो जो एफ नॉट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में है यूनिफॉर्म ओवर 1 2 3 4, ये है, ठीक है। ईच कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी पी आई है। तो अब मुझे बताओ यहाँ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा टी समेसन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई फ्रॉम 1 टू एन, एन यहाँ 4 है, तो क्या लगता है टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? chi square with 3 degree of freedom जी, और जी। वैल्यू 5.8 आ रही है। अच्छा, निकाल लिया आपने, ठीक है। तो यहां से ये आपका काई स्क्वायर विथ n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे कोई अननोन पैरामीटर नहीं है, तो हमने कहा ना n माइनस आर माइनस वन, जहां पे r अननोन पैरामीटर्स है इन एफ नॉट, तो एफ नॉट में कोई अननोन पैरामीटर नहीं है, जैसे वहाँ यूनिफॉर्म 0 1 वाला केस था, तो उसमें अगर एफ नॉट में कोई अननोन पैरामीटर नहीं है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n माइनस वन। If f naught has r number of unknown parameters, then t will have distribution chi square n minus r minus 1, ये है। तो यहाँ पे chi square 3 हो गया। तो पहले तो यही पूछ रहा है कि अंडर h नॉट हम t की बात करें ना, अंडर h नॉट, सो अंडर h नॉट आपसे पूछ रहा है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है फॉलो सेंट्रल chi square डिस्ट्रीब्यूशन विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये दोनों आउट हो गया, सी डी ऑप्शन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर 3 होगा। सो ये तो काई स्क्वायर 3 है, सो ये तो आपका आउट हो गया ड्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बचता है आगे, एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 5.8, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 1.4। चलिए थोड़ा मैं थ्योरी बता देता हूं, फिर हम इस पे आते हैं। तो हम लोग कहां पे थे? तो अभी आप ये समझिए, यू हैव एन कैटेगरीज इंस्टीड ऑफ, जैसे मैं लिख रहा था कि आई हैव एन डिस्ट्रीब्यूशन, आ गया। सो आप यहां पे बेटर है ये समझिए कि यू हैव एन कैटेगरीज, xi बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, x2 बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, x3 बिलोंग्स टू कैटेगरी 3 एंड xn बिलोंग्स टू कैटेगरी n या क्लास n या इंटरवल n, ठीक है ना। सो यू हैव n नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, तो वो देखना है कि वैसा है ना, तो यू हैव n नंबर ऑफ क्लासेस या कैटेगरीज, जो भी समझना है, c1 c2 cn। सो x1 रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें, तो आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी गिवन हो, तो n नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएगा आपके पास। एंड नाउ ओ आई माइनस ई आई अपॉन ई आई, क्वेश्चन है ई आई क्या होगा। सो ई आई की जो वैल्यू होगी n टाइम पी आई होगी। अब ये पी आई क्या है, व्हाट इज दिस पी आई, यही पी आई है जो वहां थीटा आई लिखा है क्वेश्चन में, बताइए पी आई क्या लिखे, पी आई है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई बिलोंग्स टू कैटेगरी सी आई, या फ्रीक्वेंसी इन कैटेगरी सी आई, है ना, फ्रीक्वेंसी इन कैटेगरी सी आई है, तो ऐसा लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनपीआई इज द फ्रीक्वेंसी, क्या लिखोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना, तो पीआई कैसे लिखा है इन लोगों ने बुक में, कैसे लिखा है, एनपीआई कैसे, हाँ क्या लिखे हैं, एनपीआई कैसे, अच्छा एनपीआई कैसे उसकी बात करते हैं, एक मिनट, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, P1 प्रोबेबिलिटी है कैटेगरी 1 की, P2 कैटेगरी 2 की, P3 कैटेगरी 3 की एंड सो ऑन। तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ हम अज्यूम करेंगे, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, जैसे वैसे ही होगा, जैसे x बार आपको पता है मान लीजिए, तो आप समेशन xi निकालने के लिए क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस टाइप से ही कुछ है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ जो नोटेशन ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ सेकंड वाला बुक जो कल लिखाया था वो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जिन्होंने डिफाइन किया है पीआई को कि बोल रहा है कि आपके पास देर आर n कैटेगरीज, जैसे C1 C2 Cn, एंड नाउ बोल रहा है कि एफ नॉट इज कंप्लीटली नोन, ठीक है वो तो, एंड वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन बाय द इंटरवल्स। तो ये जो कैटेगरीज है, ईच कैटेगरी का इंटरवल आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है कि P1 P2 P3 Pn जो है वो प्रोबेबिलिटीज है फ्रॉम ईच इंटरवल, तो वो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, हाउ डू यू फाइंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, एक्स आई पी आई, हाँ वही x इंटू वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी xi भी है। बताओ ये अगर मैं पूछूं आप समेशन ई आईज क्या होगा,
यहां से आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द समेशन ऑफ ई आईज, ई आई का समेशन क्या होगा, n होगा। है ना, सबको समझ आ रहा है। समेशन ऑफ ई आई अगर आप निकालेंगे आई फ्रॉम 1 टू n, देर आर n कैटेगरीज, तो पी आईज की प्रोबेबिलिटी तो समेशन 1 हो जाएगी, तो ये n आ जाएगा। तो वही n नंबर्स क्या हो रहा है, p1 p2 pn में डिवाइडेड है, n कैटेगरीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ n वो रहेगा ना, और ऑब्जर्व समेशन ओ आई क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी दे रखी होगी, टोटल नंबर ऑफ ओ आईज, ये कितने होंगे, सर y तो ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑब्जर्व्ड रहेगा ना यहाँ पे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा मतलब। n4 है। देखो यहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमें वो तो एफ नॉट के अकॉर्डिंग, अच्छा ये जो पूछ रहे थे ये पी आईज क्या है, तो ये जो हमने एफ नॉट लिया है ना, ये उसके अकॉर्डिंग पी आईज आएगा। पी आई किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू एफ नॉट, जो एफ नॉट आपने गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और ओ आईज कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व्ड दिया होगा क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड निकालने के लिए हम एफ नॉट को यूज करेंगे। तो ये जो हम लिख रहे हैं पी आईज जो लिख रहे हैं वो वहां से एफ नॉट से आएगा, और एक्सपेक्टेशन यहाँ एक्सपेक्टेड ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एन टाइम पी आई है। तो यहाँ पे जैसे अगर बात करें, एक्चुअली इन पैरामीट्रिक केस टेस्टिंग x बार माइनस म्यू नॉट व्हेन अंडर इज नॉट होगा, इसमें वो a इक्वल टू m नॉट होगा। तो अभी के लिए क्या आएगा, हाँ कैसे निकाला आपने, देखो तो इस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई आईज। तो यहाँ बताओ जैसे ओ आई जो है वो मुझे दे रखा है अभी 5, 8, 12, 15, यही है। अब मुझे ई आईज की जरूरत है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो पहले इसको टोटल करो, कितना आया, टोटल कितना है 12, 5 है ना, ऐड कीजिए पहले, 20, 30 है शायद, 30 है ना, 30 है। और 30 को आप इक्वली डिवाइड करोगे 4 कैटेगरी में, तो एक कैटेगरी में कितना आएगा, 30 है, कितना है 40 है, ओ सॉरी 14, सॉरी मैं ये पूछ रहा हूं, इसका सम कितना है 40 आएगा ना, तो सम भी तो 40 आने चाहिए, आ रहा है ना 40, हाँ 40 आएगा ऑब्वियसली। तो कन्विंस है सब लोग कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका सम 40 है ना, ये बोल रहा हूँ बस, सर हाँ शुरू में ओके है ना, कोई बात नहीं, ये वो सर तो 40 है, 40 है। 40 है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं अच्छी बात है, तो बाकी लोगों क्योंकि मिस्टेक पार्ट ऑफ जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सम जो है वो 40 है, टोटल 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 40 है। अब 40 को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो वो जो वहां पीआईज में लिखा था, आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे P1 है 1/4, P2 है 1/4, P3 है 1/4, P4 है 1/4। जो वहां समझना था पीआईज क्या है, पीआईज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कैटेगरी। यहाँ जो एफ नॉट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ईच कैटेगरी हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वही पीआईज है। अब मैं अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई, यहाँ 14, अच्छा वैसे n लिखेंगे तो अब n क्या था, क्वेश्चन ये है, तो ये n वो नहीं है, ये n जो था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये डिपेंड करेगा टोटल डेटा कितना था, है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, है ना, मतलब टोटल डेटा पॉइंट्स। हाँ उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि टोटल डेटा पॉइंट को कैसे डिवाइड करेंगे, एफ नॉट के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जो एफ नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो जैसे ये लोग लिखते हैं, एक अलग अलग इसका नोटेशन है, इसने डिफाइन तो नहीं किया, जैसे पी आई लिख दिया है, और एन यहाँ पे जो ले रहा है वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा है, कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अगर एन, अच्छा एन मैं बता दूं क्या है, यहाँ पे एन एक्चुअली ये नहीं, ये तो कैटेगरीज है, मान लो ये के नंबर ऑफ कैटेगरीज में थोड़ा कंफ्यूजन ना एन और के में है, मान लो के नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, एक तो मैं एन ले रहा हूँ कैटेगरीज को, पहली बात ठीक है, और मान लो समेसन ओ आई टोटल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के है, लेट से, चलो ये नया नोटेशन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम आपका के है, देर आर के नंबर ऑफ टोटल डेटा पॉइंट्स, या जैसे बोला था ना कि 40 पॉइंट्स हैं जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो वो जो 40 है वो मेरा के है, उस क्वेश्चन में जो 40 है ना वो के बोलना चाह रहा हूँ, और हमने कैटेगरी को एन लिया है, देर आर एन कैटेगरीज, तो जो कैटेगरीज है वो एन है, तो वहाँ 4 कैटेगरी है, तो एन 4 है उस क्वेश्चन में, के मैं ले रहा हूँ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएगा के टाइम पी आई, तो आप ये समझ सकते हैं ऐसे। तो जो मैं एन टाइम पी आई लिखना चाह रहा था वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने के कर दिया इसको,
के टाइम पी आईज, अब ऐसा समझ लीजिए। और पी आई कहां से आएगा? पी आईज आर द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ नॉट। जो एफ नॉट आपको गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। एफ नॉट तो गिवन होगा क्वेश्चन में, PI is the प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू एफ नॉट, ठीक है ना। सो एक्चुअली ये जो के टाइम पी आई होगा ना, दैट इज डिपेंड, दैट इज गिव यू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी, ईच कैटेगरी ये है। तो जो के टाइम पी आई होगा तो उसी को के से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी। और पी आई विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ नॉट। जैसे इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टोटल 40 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 10 10 10 10, ये हो गया। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके टी की वैल्यू बताइए निकाल के, क्या आप निकाल पाएंगे? देखो जी बाकी लोग, आप इसमें O1 है 5, E1 है 10, O2 है 8, E1 है E2 है 10, O3 है 12, E3 है 10, O4 है 15, E4 है 10। मतलब E आई तो 10 है यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था एफ नॉट का, इसलिए। PI ऑलवेज इक्वल ओनली इक्वल होगा ना, मतलब नहीं नहीं, वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म था ना, इसीलिए ऐसा हुआ है कि इक्वल हो गया 1/4 1/4 1/4 1/4। लेकिन अगर कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग फिर आएगा, तो बता रखा होगा आपको। सर दोबारा बताइए ये चीज जो आपने अभी कहा। नहीं मैं कह 5.8 जी जी 5.8 अच्छा एक मिनट, ये 5.8 ये आया ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि पी आईज एफ नॉट के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा, ये कह रहा हूं। कैटेगरीज है ना, क्या है, एक्सपेक्टेड क्या लेंगे आप यहाँ पे, है ना। तो एक्सपेक्टेड भाई एनपीआई होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी होगी ईच कैटेगरी की वो होगा। सर एफ नॉट हमेशा कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है ना, हाँ तो उसके तो- अकॉर्डिंग आया। तो हमेशा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ही लेंगे। तो दूसरा एग्जांपल Category लिखता हूँ, wise दूसरे आपको समझ आएगा। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें किसी को डाउट है अभी, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सो दैट के लिए ये ओके है। इस क्वेश्चन में अभी कोई डाउट है पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताइए, एक बार देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको शायद समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखता हूं, अगर ये हो गया तो ये जस्ट आपने ये डेटा यहां पुट किया, O1 माइनस E1 होल स्क्वायर अपॉन E1, O2 माइनस E2 होल स्क्वायर बाई E2, O3 माइनस E3 होल स्क्वायर बाई E3, O4 माइनस E4 होल स्क्वायर बाई E4 ऐड कर लिया, तो जैसे इन्होंने बताया 5.8 आता है, तो यहाँ 1.4 लिखा, तो ऑप्शन ए सही है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ जस्ट जस्टिफिकेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 50 वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1। देखो अच्छा, वो कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी दिया होगा क्वेश्चन में, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी यहाँ देखो जैसे दे रखा है इन्होंने। ये क्वेश्चन इज लेट 50 वैल्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, मतलब पीआई जो कैटेगरीज की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कैटेगरी। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 ऐसा लिख रखा है, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से 50 वैल्यू जनरेट किया गया, ठीक है, यूजिंग अ सर्टेन कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा लिखा हुआ आगे है ना, यूजिंग अ सर्टेन कंप्यूटर प्रोग्राम, लेकिन ठीक है छोड़ो, किसी भी तरीके से जनरेट किया। अब आपको कह रहा है कि कुछ ऐसा आया, देखो अब ये लिख रहा है, एक टेबल बना के दिया है, वैल्यू
और ये है फ्रीक्वेंसी। ये वही OI है, आपको बताऊं, दिस इज द OI, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अब वैल्यू यहाँ पे है जो कैटेगरी था, समझो कैटेगरी, ठीक है ना। सो कैटेगरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ये कह रहा है कि 0 आया 11 बार, 1 आया 17 टाइम, 2 आया 10 टाइम, 3 आया 9 टाइम, 4 आया 2 टाइम, 5 आया 1 टाइम। ठीक, तो ये आपको एक टेबल दिया कि कैटेगरी मतलब हो गया अब 0 1 2 3, यू हैव 6 कैटेगरीज नाउ, 0 1 2 3 4 5, है ना, 6 कैटेगरीज है। और कैटेगरीज की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपसे पूछूं P0 कितना आएगा, P1 कितना आएगा, P2, या P1 से स्टार्ट करना, P1 से कर लो, P0 के बजाय P1 से स्टार्ट करो। फर्स्ट कैटेगरी, यू हैव 6 कैटेगरीज ना, तो ऐसा समझो P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये निकालिए वैल्यूज कितनी आएगी, P4 P5 P6, ये कितना आएगा, जितना इंफॉर्मेशन अभी है उसके अकॉर्डिंग ईच कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये कैटेगरी है C1 C2 C3 C4 C5 C6, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सर लैम्डा को 1 ले लेंगे। जी जी, तो ये आ जाएगा ना प्रोबेबिलिटी। जैसे भी मान लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1 है, तो ये कुछ रैंडम वेरिएबल इसका नाम दे दो, अभी के लिए मान लो x ले लिया एग्जांपल के लिए, तो ये x है, तो x बराबर कितनी वैल्यू है, कैटेगरी 1 की वैल्यू कितनी, 0 है ना, तो ये हो गया 0, प्रोबेबिलिटी x इज 1, प्रोबेबिलिटी x इज 2, प्रोबेबिलिटी x इज 3, प्रोबेबिलिटी x इज 4, प्रोबेबिलिटी x इज 5। ठीक, ये है। या C रैंडम वेरिएबल ले सकते हो, है ना, कैटेगरी को C से डिनोट ना चाहो तो मैंने x ले लिया, चलो मान लो ये x है, या C रैंडम वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग x है। x का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन विथ मीन 1 निकल जाएगा, ये कुछ निकल जाएगा, ये तो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस लैम्डा, आई थिंक -1 यही आएगा, यहाँ भी e की पावर -1 ही आएगा, ये कितना आएगा, तो x बराबर 2 e की पावर -1 divided by 2. डिवाइडेड बाई 2 ना, हाँ डिवाइडेड बाई 2, ये भी e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6, e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 24 जी, e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 120। तो ये आपका P1 P2 P3 मिल गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस H0, जहां पे कह रहा है कि F इज इक्वल टू F0 अगेंस्ट H1, F इज इक्वल टू F0 इज F इज नॉट F0, जहां पे F0 है पॉइसन विथ मीन 1, ठीक है, F0 क्या है, पॉइसन विथ मीन 1, where F0 has distribution Poisson 1। तो अब आपको बताना है कि पहले तो आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व आपको पता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो जो E1 आएगी यहाँ पे k की वैल्यू, जो मैं k नोटेशन यूज किया अपने उसमें, वो 50 है यहाँ पे, ठीक है। n जो मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशन यहाँ पे 6 है, देयर आर 6 कैटेगरीज, k नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो जो E1 आएगा, E1 विल बी एंड k टाइम P1, k इंटू P1, E2 विल बी k इंटू P2, E3 will be k into P3, E4 k into P4, E5 k into P5, E6 k into P6। तो आप यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे क्या मतलब है, तो ये 50 पॉइंट्स को डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपको दे रखा है कैटेगरीज।
सो ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 50 आएगा, के आएगा, है ना, क्योंकि समेशन ऑफ PI तो 1 आना है। अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, ओह एक मिनट देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 6 ही है ना टोटल, तो एक मिनट, तो यहाँ पे अच्छा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ए नेहा इसने कितना लिया है, इधर निकाल के देखो क्या आंसर आता है। तो आंसर आएगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन ये है, यहीं पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जरा निकालो उसकी वैल्यूज क्या आती है, ये कितनी आएगी, ये राउंड ऑफ में आएगा नहीं, तो ये जरूरी नहीं यहाँ पे इक्वल आएगा ना, कहने वाला इक्वल इन द सेंस कि यहाँ पे जरूरी नहीं है इक्वल आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर सारा का सम 1 नहीं आ रहा, 1 ना, वो तो 1 आएगा, किसका, E1 से E6। अच्छा अच्छा, नहीं 1 तो नहीं आएगा, के टाइम है ना, 50 टाइम कर रहे हैं ना, 50 भी नहीं आ रहा। अच्छा 50 नहीं आ रहा है, हाँ वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये है कि OI का सम 50 आएगा, है ना, EIs का जरूरी नहीं, यहाँ पे जो OIs का सम है वो तो K आएगा, ये तो ओके है, I from 1 to N, है ना, ये तो आएगा ना, यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आएगा वैल्यूज, जरूरी नहीं 50 आएगा वहां से, क्योंकि ये तो पॉइसन में तो PMF तो इन्फिनाइट तक जाता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगी, हमने तो 6 वैल्यूज ही लिए हैं, तो टोटल तो लिया नहीं हमने, तो ये इसीलिए टोटल सम तो नहीं आएगा 1, P1 से P6 का 1 तो नहीं आएगा, वहाँ यूनिफॉर्म था इसलिए ऐसा हुआ था, है ना, यूनिफॉर्म था तो सम 1 आ गया था। तो सर वो समेशन EI जो आ रहा है ना 17.57 आ रहा है। हाँ हाँ वो नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड आएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, तो जरूरी नहीं है सम के आएगा। आएगा 50, वो राउंड अप करने के लिए मे बी नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तुम जो भी नंबर्स आएगा वो पुट कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो जो भी टी है। सो मगर जस्ट कैलकुलेट करना हो तो OI माइनस EI होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to N अपॉन EI, यही था ना, I 1 to N नहीं, जो भी यहाँ पे है ना, कितने कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है, 6 तक ये है, तो उसको पुट कर लो, जो भी वैल्यू जाएगी वो पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। या इन्होंने अगला भी दिया है एक और, किसके लिए दिया था, पॉइसन के लिए। ये तो काई स्क्वायर 5 फॉलो करेगा ना। हाँ यहाँ पे क्या है, कुछ इसमें तो अननोन पैरामीटर है ही नहीं, यहाँ भी F0 में, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 5 होगा जी, 6 कैटेगरी था ना, तो n-1 तो काई स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करोगे आप, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा इसका, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है कि जैसे ये है आपके पास, सो दिस इज काई स्क्वायर n-1 कॉमा अल्फा, तो ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा, सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, यही है ना, सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन एक्चुअली। ये आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही है, इसका भी रिजेक्शन रीजन इसमें यही रहेगा, तो है ना, यहाँ भी अगर आप वो करते
तो इसका आता है ना कि काई स्क्वायर 7 कॉमा अल्फा अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा। तो अगर जो टी की वैल्यू इधर आती है तो विल रिजेक्ट एच नॉट, और टी की वैल्यू अगर इधर आएगी तो विल एक्सेप्ट एच नॉट या फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ऐसा आएगा यहाँ भी। तो ये जो है यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैसा ही होगा, मतलब राइट साइड होगा इसका। तो जो भी है, अगर ये है मान लो रफली दिस इज काई स्क्वायर n माइनस आर प्लस 1, सॉरी n माइनस वन, n माइनस आर माइनस 1, ये है कॉमा अल्फा। तो ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा, ये रिजेक्शन रीजन होगा इसका। तो रिजेक्शन रीजन क्या आएगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ, मैं कल इसको कंटिन्यू करता हूं, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर जो रैंडम वेरिएबल है टी, p greater than chi square alpha। ये n माइनस वन जो कि t था, हाँ जो कि t का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दिस इज मोर देन काई स्क्वायर। अच्छा n माइनस वन है क्योंकि इन जनरल लिख रहा हूँ मैं, तो इन जनरल है यहाँ पे, है ना, जो t हमने लिखा है इन जनरल, अगर r नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर है उसमें तो ये आ जाएगा t इज मोर देन काई स्क्वायर n माइनस आर माइनस 1 कॉमा अल्फा, यही है, ठीक है। देखो लाना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा रिजेक्शन रीजन इसका। तो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, अभी कल कुछ और एग्जाम्पल लेके आते हैं तो बेटर होगा। अभी आज टाइम तो हो गया, यहीं स्टॉप करते हैं, तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाकी डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे।